नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आपातकालीन चिकित्सा, इस शब्द को सुनने मात्र से हमारे मन में शंकाएं और चिंताएं घर करने लगती है और हमें याद आता है आपातकालीन चिकित्सा केंद्र या कोई ऐसा अस्पताल जहां इमीडिएट इमरजेंसी सेवा उपलब्ध हो। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे आपातकालीन चिकित्सा और गहन चिकित्सा, यानी कि जो गंभीर रोगी हैं उनका कैसे इलाज होना चाहिए, तत्कालिक इलाज क्या है, उपचार क्या है। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किशोर झुनझुनवाला, जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं आपातकालीन चिकित्सा के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। जब हम आपातकालीन चिकित्सा की बात करते हैं तो सबके दिमाग में होता है कि ये एक इमरजेंसी चीज़ है, बहुत इमरजेंसी है, तो बिना कुछ सोचे समझे घबरा भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके उधेड़ बुन में वो हो जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर या एक जो डॉक्टर हैं, बीइंग ए डॉक्टर आप, ये चीज़ आपके ऊपर बहुत आती है कि अब हमको इसको क्या करना है, आईसीयू में डालना है, सीसीयू में डालना है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले ये जो दो वर्ड हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आईसीयू और सीसीयू, इसके बारे में बताएँ। धन्यवाद प्रीति। ये जो चिंता का विषय है, जब कभी भी हमारे पास आपातकालीन में जब कोई मरीज आते हैं तो आपातकाल में सबसे पहले उनकी ट्रायजिंग होती है। आपातकाल में डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं उनके बीमारी के लक्षण और कुछ जांचों के द्वारा इस मरीज के साथ हुआ क्या है। तो दो, जैसे आपने कहा आईसीयू और सीसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म हुआ इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हम लोग गहन चिकित्सा केंद्र बोलें और यूनिट इकाई बोलें, और दूसरी हुई सीसीयू जिसको कार्डियक केयर यूनिट जो आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। तो सीसीयू में वैसे मरीज को लेते हैं जिनको दिल से संबंधित बीमारी हो, जिसमें दिल का दौरा पड़ा हो, जिनके दिल की धड़कन कम गई हो या दिल की धड़कन रुक रही हो। ऐसे मरीज का इलाज हम लोग सीसीयू के लिए लेते हैं, या किसी वजह से उनका दिल फेल हो गया हो, हार्ट फेलियर बोलते हैं, या दिल काम ना कर रहा हो। आईसीयू में इसके अलावा जो भी गंभीर मरीज हैं, जैसे कि किसी भी संक्रमण से ग्रसित हो, जिनकी होश की स्थिति अच्छी नहीं हो, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, जिनका पेशाब कम उतर रहा हो, और किसी भी तरह से कई एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हों, ऐसे किसी भी मरीज को, दूसरे मरीज को, या किसी तरह का उन्होंने जहर खा लिया हो, किसी तरह का सांप या बिच्छा काट लिया हो, इस तरह से जो भी संक्रमित और गंभीर मरीज हैं, इन लोगों को हम आईसीयू में लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गहन चिकित्सा इकाई और आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। जी, एक हमारी मानसिकता बन गई है कि आईसीयू का मतलब है वेंटिलेटर, लेकिन कई बार इसको लेके सवाल भी हो जाते हैं। जिनको जानकारी के अभाव है वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं वेंटिलेटर पे हैं कि नहीं हैं और क्या है। तो मैं चाहूँगी कि एक वेंटिलेटर पे कब रखा जाता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता कब पड़ती है, इसके बारे में दर्शकों को समझाएं। प्रश्न है, और आप जैसे जूझती हैं, हम लोग भी अमूमन ये एक जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो दर्शक हैं उनके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। अमूमन एक भ्रांति है वेंटिलेटर को लेकर के। वेंटिलेटर कब करते हैं? हमारे सांस का दो काम है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, जो हम सामान्य तौर पे करते हैं, ये हम हर किसी को पता है। किसी भी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो हम ऑक्सीजन का सपोर्ट देंगे, या फिर मरीज किसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं पा रहा हो, किसी भी तरह से सांस में संक्रमण हो, तब वेंटिलेटर का उपयोग करेंगे। या फिर मरीज बिल्कुल मूर्छित हो रखा हो, बिल्कुल होश में नहीं हो, वैसी स्थिति में मरीज का सांस की गति कम हो गई हो, या फिर फेफड़े में निमोनिया हो, सांस की गति तेज हो गई हो, या फिर मरीज का किसी वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी फॉल कर गया हो, जहाँ पर हमें उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, वैसी स्थिति में हम लोग वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं। वेंटिलेटर के बारे में जो भ्रांति है, लगता है कि वेंटिलेटर बिल्कुल वैसे मरीजों को लगाया जाता है जो बिल्कुल डेथ पे हैं या मरने वाले हैं, और वेंटिलेटर पे लगने का मतलब है कि मरीज मर जाएंगे। ऐसी बात बिल्कुल ही मिथ्या है, क्योंकि वेंटिलेटर यदि जब शुरू में लगाया जाए तो न जाने, मैं तो इतनी दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 15 वर्षों से मैं क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे सैकड़ों मरीज आज वेंटिलेटर से घर पे हैं जो मिलने के लिए आते हैं, और प्रतिदिन हम लोग वेंटिलेटर से मरीज को आउट करते हैं। इसके अलावा जो एक भ्रांति है कि मरीज वेंटिलेटर पे, जो अखबारों में आता है या सुनने को मिलता है टीवी में कि मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पे अस्पताल वालों ने रख लिया, संभव ही नहीं है।
जब तक मरीज, क्योंकि वहाँ पे दो स्थिति समझने वाली बात होती है, मरीज का एक होता है ब्रेन कंडीशन और एक डेथ। जो भी मरीज डेथ कर जाएगा उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, उसका शरीर यदि आपने उसको वेंटिलेटर पे रखिए या बिना वेंटिलेटर के शरीर में अकड़न आ जाएगी, और यदि शरीर अकड़ जाएगा और ऐसी स्थिति तुरंत पता चलेगी। कोई भी अस्पताल, कोई भी संस्थान, कोई भी डॉक्टर, सब ह्यूमन बीइंग है, किसी भी मरे मरीज को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जा सकता है। हाँ, एक कंडीशन होता है जहाँ पे ब्रेन डेड, जहाँ पे मस्तिष्क, ब्रेन नहीं काम कर रहा है पर शरीर में दिल की धड़कन काम कर रही है, पेशाब आ रहा है, बाकी सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग वेंटिलेटर पे, वैसी स्थिति में वेंटिलेटर, तब डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे कि इनका ब्रेन नहीं काम कर रहा है और पूर्णतः वेंटिलेटर के सपोर्ट पे है। ये एक बीच की स्थिति है जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के बीच में, तब भी आपको ये स्पष्ट तौर पे बताया जाएगा। और यदि किसी अस्पताल में आपको जानकारी नहीं दी जाती है तो आप बिल्कुल पूछें, आपके मरीज की स्थिति आपको बतलाई जाएगी। आपात समस्याएं में मेजर कौन कौन से समस्याएं आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जो आपात समस्याएं, खास करके बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी जो सड़क की व्यवस्था है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा पूरे देश की बात करें तो संक्रमण से ग्रसित काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो कि मैंने आप बात भी कर रहा था कि विश्व संक्रमण दिवस 13 सितंबर को है, और इस देश में दूसरा संक्रमण जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में मेडिकल साइंस में सेप्सिस बोलते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक है, और हमारे इस देश में खास करके बिहार में ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं, जहाँ पर कि ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस लाइक अभी जैसे सीजनल फीवर है, अभी सीजनल फीवर में मलेरिया है, डेंगू है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब से ग्रसित भी गंभीर मरीज होकर के आते हैं। कुछ और स्थिति आती है, कभी कुछ एक्सीडेंट के साथ सुसाइडल पेशेंट्स हैं, स्नेक बाइट है, काट के। बिहार के गांव में ऐसे भी मरीज हमारे पास आते रहते हैं। तो ये जो आकस्मिक सेवा में या फिर आईसीयू में तरह तरह के मरीज हैं। कुछ मरीज जो उम्र दराज हैं और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे पेशेंट को पुरानी किडनी डिजीज़ है, फिर आ गए पुरानी हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन, और कई एक ऑर्गन जिसको हम लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं, ऐसे मरीज हमारे पास बहुधा आते हैं आईसीयू में। डॉक्टर साहब, जब संक्रमण की बात अभी आपने कही है, तो संक्रमण के बारे में बहुत चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं कि संक्रमण किस किस चीज़ से संक्रमण हो गया। जैसे कोई रोगी हैं, उनको रोग तो कोई जैसे कैंसर के रोगी हैं, रोग तो उनको कैंसर है, लेकिन पता चलता है बाद में कुछ और भी है। या अगर नॉर्मल सा कोई रोग है उनको, कोई अगर पेशेंट को सर्दी खांसी है, पता चलता है कोई भयंकर दूसरी समस्या का जो संक्रमण है उनको हो गया है। तो संक्रमण का खतरा कब बना रहता है और संक्रमण से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बताता हूँ। देखिए, संक्रमण को समझना जरूरी है। सामान्य एक वर्ड है इन्फेक्शन और एक वर्ड होता है सेप्सिस। इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे घाव हो गया, आपको सामान्य भाषा में यदि पैर में घाव हो गया या छाती में कोई निमोनिया हो गया, यह एक तरह का इन्फेक्शन है। पर यह घाव, पैर का घाव या पेशाब का इन्फेक्शन, जब ये लोकलाइज है तब तक इन्फेक्शन है। जब ये आपके शरीर के कई एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है और ब्लड में स्प्रेड हुआ, ये इन्फेक्शन जो है लोकलाइज इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाए, पैर का घाव खून में आ जाए, या निमोनिया आपके ब्लड में आ जाए, जब ये ब्लड में आके पूरे शरीर में जब ये संक्रमण फैल गया तो इसे हम लोग कहते हैं सेप्सिस। अब ये जो सेप्सिस हो गया, ये एक इमरजेंसी हो गई और ये एक जीवन पे, जान पे खतरा आ गया। अब ये खतरा किसको है? सामान्य तौर पे यूटीआई होते रहता है, छींक खांसी होती रहती है, पर हर व्यक्ति संक्रमित नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर सेप्सिस नहीं होता। उन लोगों को जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, जिनका हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, ऐसे लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वो इस तरह की गंभीर चीज़ों से और उनके शरीर में जल्दी सेप्सिस होता है। अब ये जो सेप्सिस हो जाता है, इस सेप्सिस के कुछ लक्षण हैं। इन लक्षण का और इन्फेक्शन के लक्षण को आपने ध्यान नहीं दिया तो ये इन्फेक्शन कन्वर्ट टू द सेप्सिस, और सेप्सिस एक बार यदि कई एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लिया तो उससे मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। आपको एक डाटा दे दूं कि पिछले वर्ष हमारे देश में करीब 1 करोड़, जो डाटा है ये तो रिकॉर्ड है, किया गया है, और कितने अनगिनत ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में जानकारी नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख लोग संक्रमण से थे, सेप्सिस से इन्फेक्टेड थे।
और ये जो सेप्सिस 1,10,00,000 लोगों में थी, उसमें 29 लाख लोगों ने का जीवन चला गया। पूरी दुनिया की बात करें तो हर 5 सेकंड में एक जो मौत हो रही है, जो 5 मौत हो रही है, उसमें से एक मौत जो है वो सेप्सिस से है, और हर 2.8 सेकंड पे एक व्यक्ति संक्रमण से मर रहा है, सेप्सिस से डेथ कर रहा है। इतनी भयावह स्थिति है जो कि ये दिखती नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों में संक्रमण का जो संख्या है, जो तादाद है, या फिर जो कहें कि संभावना है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए? नहीं, बच्चों और में देखा जाए तो बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा है। बच्चों में ऐसा है तो हम लोगों को इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। जो चीज़ रोक सकते हैं उसको तो रोकें। तो रोकने वाली चीज़ क्या है? सारे इम्यूनाइजेशन हो। हमारे जो जैसे BCG का टीका है जो ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है, MMR का टीका है, हेपेटाइटिस का टीका है, फिर ये सारे जितने टीके हैं ये समय पे ज़रूर लगाएं बच्चों को, और ये हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे मुफ्त भी है। मेनिंजाइटिस के लिए, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के लिए है, ये सारे टीके ज़रूर लगाए जाएं। जो हमारे बूढ़े हैं उन लोगों के लिए अदर वैक्सीन्स है, जैसे अभी फ्लू वैक्सीन्स आती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, खास करके जो डायबिटीज़ और किडनी के और हार्ट की बीमारी के, वो लोग ज़रूर अपने को लगाएं। तो एक तो इससे बचे। दूसरा, बच्चों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमारा हैंड है। हैंड हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग हैंड हाइजीन रखना है। आप अपने कहीं से आए हैं, छू करके अपने अपने हाथ को साफ करें, बच्चों को सिखाएं। खाना खाने के पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, शौचालय के बाद साबुन और पानी से हाथ धोना है। हाथ धोने की प्रक्रिया 60 सेकंड की होनी चाहिए, ये नहीं पानी में डाला और धो लिया। यदि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें और दूरदर्शन के माध्यम से ये लोगों तक ये बातें जाएं कि अपने हाथ की सफाई रखें, टीके को वक्त पे लें, खाना अधकच्चा मांस ना खाएं, पका हुआ खाना खाएं, और अच्छे तरीके से खाने को बनाएं। और पानी, स्वस्थ जो पानी है, जल है, वो उसका ध्यान रखें। या तो फिल्टर का यूज़ करें, और यदि फिल्टर नहीं है तो दूसरे तकनीक का उपयोग करें। पानी को गर्म उबाल के पिए। यदि डायरिया है, जो चीज़ बचाने लायक है संक्रमण, उनको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम अब बात करते हैं, जब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हार्ट अटैक बहुत आजकल एक तो ज़्यादा तादाद में देखने को सुनने को मिल रहा है। जो बहुत फिट हैं, फाइन हैं, बिल्कुल वो जिम में जा रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनके हर चीज़ बिल्कुल कह सकते हैं कि जो शरीर के जो लेवल्स हैं, हर चीज़, ब्लड हो या जो भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या आज के डेट में ज़्यादा फैल रही है। ऐसे में अचानक अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो तत्काल में क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं तो एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा CPR पे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। जी। एक चीज़ जो है, जो कि मैं हर जगह कहता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट, दो बातें अलग हैं। जो जिम की बातें कही है, यहाँ पे 2 शब्दों में अंतर करना चाहता हूँ, एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट। जी। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद कर दिया। हार्ट का काम है, सब लोग जानते हैं, पंप करना है। हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा, मरीज क्या होगा, ये जो विक्टिम होंगे क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे, उनकी नब्ज, जो धड़कन है वो नहीं मिलेगी, और वो सांस नहीं ले रहे होंगे। जो वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल, जिनका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बेहोश हो गए हों, जिनकी दिल की धड़कन नहीं मिल रही हो और सांस नहीं चल रही हो, ऐसे मरीज को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। दूसरी कंडीशन जो आपने कही, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हार्ट के पर्टिकुलर्स में खून की सप्लाई रुक जाती है, या हार्ट की जो धमनी, जो वहाँ पे खून का प्रवाह जहाँ होता है, वो रुक गया। वो रुकने से क्या होता है कि हार्ट का एक पर्टिकुलर मसल एरिया काम करना बंद कर दिया। अब हार्ट आपका काम कर रहा है पर कम काम कर रहा है। वैसी स्थिति में मरीज को दर्द होता है, हार्ट में पेन होता है। वैसे मरीज के पास समय होता है कि आप उनको अस्पताल तक ले जा सकते हैं, नज़दीक के मतलब जो जहाँ पे हार्ट की फैसिलिटी है वहाँ जाके उसका इलाज हो सकता है, इनिशियल ट्रीटमेंट हो सकता है। पर जो जिम में जो हम लोगों ने जो बातें कही हैं, जो वहाँ पे बहुधा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। अब जब कार्डियक अरेस्ट आपके सामने हो तो उसके लिए एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, जिसको CPR कहते हैं, जिसके बारे में लेमैन के लिए भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम्स हैं, जिसको हम लोग अक्सर करते रहते हैं जगह पर। उसमें हम लोग कार्डियक मसाज,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि कुछ नहीं भी कर रहे हो तो चेस्ट कंप्रेशन। पर ये अपने आप में एक पूरा लेक्चर होगा, कैसे चेस्ट कंप्रेशन करना है, उसकी तकनीक है। जैसे दोनों छाती के बीच में आप अपने दोनों हाथ से प्रेशर देना है। छोटे में कहें तो कम से कम यदि कुछ ना भी कर पाए तो छाती पे कंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों निप्पल के बीच की जो लाइन है, ये जो बीच वाली हड्डी होती है, यहाँ पे बीचों बीच लोअर पार्ट में दोनों हाथ से पूरे कंधे से जोड़ लगा के 1 मिनट में 100 बार यदि आपने छाती दबाया छोड़ा, इतना करते रहें। बगल के में कॉल फॉर हेल्प करें, आपके लिए हेल्प आएगा, या हॉस्पिटल आप लेकर के जाएं या फिर वहाँ से एम्बुलेंस मंगवा लें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप जब हार्ट, जो मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बिल्कुल पंप नहीं कर रहा है, और क्योंकि एक्सरसाइज करने से अचानक हार्ट के मसल्स में खून की सप्लाई रुकी और हार्ट काम करना बंद कर दिया, और कभी कभी दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है, उससे भी हार्ट काम करना बंद कर दिया। वैसी स्थिति में जब आप यदि पंप करते रहेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देते रहेंगे, हार्ट बैक हो जाएगा और जो बचा हुआ ब्लड है वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। कम से कम जब आप उनको लेके जाएंगे अस्पताल में तब तक एक्टिव होगा। 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे राजू श्रीवास्तव के बारे में हम लोगों ने सुना कि जिम के दौरान हो गया। यदि उनको घर पे ही यदि कार्डियक मसाज मिला होता, यदि चेस्ट कंप्रेशन मिला होता, तो ऑक्सीजन ब्रेन तक जाता रहता और वो जब अस्पताल पहुंचते तो डॉक्टर के पास समय होता उनको बचाने का। सिमिलरली हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भाषण देते देते बिल्कुल हार्ट अटैक आ गया और किसी ने उस समय उनको चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया। इसके विपरीत हमने विश्व कप में देखा, फुटबॉलर थे, ग्राउंड में उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, सीपीआर दिया गया और दोबारा वो फुटबॉल खेले। जी बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों से बच सकते बिल्कुल हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी हैं इसके विपरीत में, कि कई बार हमने देखा है कि ऐसे वीडियोस भी आए कि मार्केट में, शॉप में कोई कहीं बैठा है, अचानक उसे आया तो जो एक्सपर्ट हैं या जिनको थोड़ी भी जानकारी है, उन्होंने अगर सीपीआर दिया है तो वो इमीडिएट उठ खड़े हुए हैं। ये भी चीज़ें हुई है, तो ये एक बहुत बेहतर, इसलिए मैं आज हमारा जो अंक में जो बताया भी जा रहा है आपातकालीन चिकित्सा के बारे में, इसमें आपके सपोर्ट के लिए भी बताया जा रहा है, ताकि आप भी जानें कि आपातकाल में क्या करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सीपीआर दे दीजिए, तो अगर ढंग से दिया जाए तो हम एक जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा वापस संक्रमण पे आएंगे। गंभीर मरीज जो होते हैं, इनमें संक्रमण का खतरा और बहुत ज़्यादा होता है, और उनमें जो संक्रमण होता है वो जैसे अगर उनको कैंसर है या टीबी है, इस तरह की कोई समस्या है, तो उसके अलावा भी उनको और संक्रमण से हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए है, एक जाने कि एक सामान्य आदमी, और आपने कहा जिनको बीमारी है, उम्र है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सारी चीज इम्यून सिस्टम की है। आज हम आप बैठे हैं, ट्यूबरकुलोसिस 10 लोगों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। कोरोना में इतने सारे लोग डेथ किए और बहुत सारे दुनिया तबाह नहीं हुई, बच गए। तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां इम्यून सिस्टम और लाइफ स्टाइल अच्छा है वो बच गए, और ऐसे जो वृद्ध लोग हैं और जो कई एक बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो कॉमन फ्लू, वायरल, अभी जैसे वायरल फीवर हो रखा है, ये वायरल फीवर से हम तो रिकवर कर जाएंगे 3-4 दिन में, पर ऐसे जो एल्डरली हैं, जो वृद्ध हैं और कई एक बीमारी से गंभीर में है, उनके अंदर ये संक्रमण होगा तो उनको अस्पताल तक पहुंचा देगा। तो उन्हें बचना है, वैक्सीन लेना है, शुरुआत में ही इलाज करनी है, देखना है यदि होश की स्थिति इनकी खराब हो रही है, पेशाब थोड़ा कम होने लगा है, टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, इसके पहले ही अच्छे से फ्लूइड लेना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, टाइम पे एंटीबायोटिक लेना है, अर्ली डॉक्टर तक पहुंचना है। बिल्कुल। शुरुआत में ही आपने कहा था कि जो आपातकालीन सेवा है उसमें सांप काटना और इस तरह के भी जो सुसाइडियल होते हैं, जैसे जहर पी लिया हो या उस तरह कुछ किया हो, वो भी आपके पास आते हैं। लेकिन मैं आप भी जो स्पेशली आऊँगी वो सांप के काटने पे आऊँगी, इसलिए क्योंकि हमारा जो खास करके हमारा जो स्टेट है उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है, और तो और जहाँ पे भी थोड़ी हरियाली है वहाँ भी सांप पाए जाते हैं। तो ऐसे में सांपों का काटना आम बात है। लेकिन गाँव में क्या देखा जाता है अक्सर कि जब उनको सांप किसी को अगर काटता है तो वो घरेलू उपचार के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और कुछ चीज़ें जो गांव के लोग ने बता दिया वो उसके ऊपर करने लगते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, और एक्चुअली में उनको किस तरीके से तत्कालिक उपचार करना चाहिए?
इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां सांप ने काटा, सबसे महत्वपूर्ण है वैसे जो विक्टिम है उनको एश्योर करना। सांप काट के मरने में वक्त लगेगा, लेकिन हदस से, जिसको कहते हैं, मरीज पहले मर जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले उनको एश्योरेंस करना है कि सांप काटा है, इससे आप बच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सांप काटने को यदि उचित उपचार किया जाए तो वो 100% बच सकते हैं। मरने की बात, यदि बहुत लेट स्टेज में आएंगे तभी मरेंगे। दूसरी बात है कि हर सांप जो है जहरीला नहीं होता है जी। सारे सांप जहरीले नहीं है, इसलिए घरेलू उपचार से बहुत लोग बच जाते हैं जो जहरीले सांप नहीं है। लेकिन जब जहरीला सांप काटेगा तब मृत्यु निश्चित हो सकती है। उसमें भी हमारे यहाँ 2 तरह के जो होते हैं स्नेक होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक और एक हिमेटोटॉक्सिक। और लेकिन बहुधा हमारे यहाँ सारे जो हैं बिहार में जो है न्यूरोटॉक्सिक हैं। न्यूरोटॉक्सिक कहने का मतलब है वो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, आंखों को और सांस पे इफेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब है जब वो सांप काटेंगे तो क्या होगा, जो पहला लक्षण दिखेगा, जैसे आपको कुछ सांप का बता देते हैं, जो गेहुअन हम लोग जिसको कहते हैं, कोबरा जिसको हम लोग कहते हैं, एक हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कोबरा कहते हैं, और एक ब्लैक करैत आता है, ब्लैक और व्हाइट बैंडेड। तो ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक है। यदि किसी ने देख लिया ब्लैक और सफेद धारी वाला करैत था या गेहुअन था जिसको कोबरा कहते हैं, इलाज निश्चित करवाना है, घर में जान जाएगी। वैसे पहला लक्षण क्या दिखेगा, उनकी दोनों पुतलियां जो है ऐसे नीचे की ओर झुकने लगेगी। आप कहेंगे कि पुतलियों को उठाए, तो वो पुतलियों को उठा नहीं पाएंगे। धीरे धीरे यदि आपने इनको अस्पताल नहीं ले गया और उपचार नहीं करा, एंटी स्नेक वेनम आता है, वो जो चढ़ाने से सांप का जहर कट जाएगा। अन्यथा क्या होगा, धीरे धीरे उनका पूरा मसल पैरालाइज हो जाएगा और वो सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे और पूरा शरीर शिथिल और पैरालाइज हो जाएगा तो जान चली जाएगी। और जबकि यदि एंटी स्नेक वेनम दे दिया जाए, जो उसका काट है, ठीक हो जाएंगे। जी। अभी आपने बात की है पैरालाइज का, तो अभी इसके ऊपर भी हम आएंगे कि जैसे बहुत बार ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक जो है ये, या पैरालिसिस जिसको हम लोग लकवा के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं, ये जो है ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं कि आपातकालीन में, क्योंकि ये तो अचानक आने वाले रोग हैं, अचानक से अटैक करते हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए और तत्कालिक उपचार क्या करना चाहिए? तो लकवा जो बोल रही हैं, जो जिसको हम लोग कॉमन भाषा में लकवा कहते हैं, लकवा 2 तरह का होता है। एक तो लकवे में क्या होता है, या तो ब्रेन में हैमरेज हो जाए, मतलब नस फट जाए, खून इकट्ठा हो जाए ब्रेन के अंदर, या फिर ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाए, सिकुड़ जाए, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक स्ट्रोक हुआ, एक हैमरेज हुआ। दोनों स्थिति में लक्षण क्या आएगा, आपके वीकनेस आएगी। इससे बचने, इसको यदि अर्ली डिटेक्शन, टाइम इज द मनी, पूरी दुनिया की बात है। टाइम कैसे बचाएंगे, आपको अचानक से लग रहा है कि आपका स्लरिंग ऑफ वॉइस हो गया है, एक तरफ आपका ड्रूपिंग ऑफ ये, एक तरफ ड्रूप कर रहा है, स्लरिंग, आपकी आवाज में आपको लड़खड़ाहट लग रही है, हाथ पांव में जैसे ही कमजोरी लग रही है, तुरंत पहुंचे। यदि 4.5 से 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाएंगे तो एक विधि होती है जिसको हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं, स्ट्रोक के केस में, जहां पे खून की नस सूख गई हो, तो तुरंत आपका लकवा ठीक हो सकता है। अन्यथा समय लगेगा। तो अस्पताल में जाने के पहले एक सीटी स्कैन कराते हैं, जहां से रूल आउट करते हैं सीटी स्कैन से ब्रेन हैमरेज है या नहीं है। हैमरेज है तो अलग ट्रीटमेंट है, खून की नस सूख गई है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये पता करना जरूरी है, हैमरेज है, खून की नस फटी है या खून की नस सूखी है। इलाज संभव है, लेकिन एक बार समय निकल गया तब तो टाइम लगेगा। देखना है ऑपरेशन होना है या दवाइयों से ठीक होना है। बचाव का जो तरीका है, अपने को बचाएं डायबिटीज से, जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज और हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर और अपने शुगर को यदि आप कंट्रोल रखेंगे तो चांसेस ऑफ स्ट्रोक, चांसेस ऑफ हैमरेज बिकम लेस। तो अपने शुगर को और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें। घरों में अमूमन देखा जाता है कि लोग जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, या फिर वो करंट लग जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अब हम वैसे भी हम अब दर्शकों से विदा लेंगे, समय हो चला है, तो मैं चाहूँगी कि चलते चलते ये जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, जहाँ घर जलने का, जैसे ही आप कहते हैं कोई जल गया है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जलने के परसेंटेज को देखना है। यदि परसेंटेज ऑफ, उसके लिए रूल ऑफ 9 होता है, जैसे दोनों का फ्रंट जला हो, छाती जली हो, बैक जला हो, हाथ जला हो, पीछे जला हो, तो जलने की ग्रेडिंग है, कितना शरीर का हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है। यदि शरीर का हिस्सा 5%, 10% है तब तो ठीक है, घर में आप अपना प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। लेकिन यदि ये 30% और उससे ऊपर हो रहा है तो जलने में अमूमन क्या होता है, फ्लूइड का बहुत लॉस हो जाता है।
हमारे स्किन फ्लूइड को बचा के रखता है, पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। ऐसे कभी भी ऐसे लोग हों, कभी जल रहा हो तो उनको ढेर सारा पानी पिलाना है, इमीडिएट इन्फेक्शन नहीं होगा। और ऐसे लोग जो अस्पताल पहुंचते पहुंचते पानी की कमी होती है, उससे उनका ब्लड प्रेशर फॉल करता है और किडनी खराब हो जाती है, कि उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। यदि अच्छे से उनको पानी दिया जाए, अच्छे से पानी पिलाया जाए या फिर पानी फ्लूइड चढ़ा दिया जाए गाँव में, तब काफ़ी हद तक राहत होगी। यही प्राथमिक कर सकते हैं और बाकी तो अस्पताल में इलाज होगा फिर उनका। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला को, जिन्होंने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा क्या है और आपात स्थिति में हम किस तरीके से जो इमरजेंसी काम है, इमरजेंसी जो हमारी तत्कालिक उपचार है, उसको हम कैसे अपनाएं और कहाँ कहाँ हमें संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के अंक में आपने जाना कि आकस्मिक और गहन चिकित्सा क्या है, कैसे हम इस जानकारी से अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। जानकारी की वजह से, अगर हमें जानकारी होगी तो हम कहीं ना कहीं अपने जानकारी से कईयों की जान बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ मैं प्रीति फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।